जोहार दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी उसका लाभ उठाने का प्रयास अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया, जिसमें अंततः अंग्रेज क्या हुए, सफल हुए। और अंग्रेज सफल हुए। अंग्रेजों के सफल होने से पूर्व अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य क्या हुआ, युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध को जाना जाता है कर्नाटक युद्ध के नाम से। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अंग्रेजों क्या, हम लोग तो जान रहे हैं कि भारत में किसने शासन किया, अंग्रेजों ने। तो अभी फिलहाल देखा जाए 18वीं शताब्दी में, तो विदेशी शक्तियों में फ्रांसीसी और अंग्रेज दो शक्ति हैं भारत में। इन दोनों के मध्य पहले आपस में टकराव होता है और उसके बाद इसमें ब्रिटेन जीतता है। और उसके बाद ब्रिटेन क्या करता है, पूरे भारत को जीतने का प्रयास करता है या जीतता है, जिसे हम लोग ब्रिटिश विजय के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध हुआ उसको देख लेते हैं। उसी को बोला जाता है कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध क्या है, तो कर्नाटक युद्ध का तात्पर्य क्या मैं बोल रहा हूं, ब्रिटेन और फ्रांस इनके मध्य वर्चस्व को लेकर 3 युद्ध लड़ा गया भारत में। 3 युद्ध कर्नाटक में लड़ा गया, कर्नाटक में लड़ा गया। इसी को बोला जाता है कर्नाटक युद्ध, जिसमें अंततः क्या होते हैं, ब्रिटेन सफल होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी सफल होती है। इसी को बोला गया है कर्नाटक युद्ध। तो इसी की हम लोग बात करेंगे। अब कर्नाटक युद्ध की बात करें तो कर्नाटक युद्ध के तहत मुख्यतः 3 युद्ध हुआ है। ठीक है जी, इस कर्नाटक युद्ध में 3 युद्ध हुआ है। एक युद्ध है आपका 1746 से 1748, दूसरा आपका 1749 से 1754 और तीसरा आपका 1756 से 1763। इसी को बोला जाता है कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध है क्या, तो क्या है, मैं बस इतना बोलेंगे क्या कि 18वीं शताब्दी में भारत में वर्चस्व को लेकर, ये वर्चस्व कहाँ, भारत में, 18वीं शताब्दी में भारत में वर्चस्व को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य भारत के कर्नाटक राज्य में या कर्नाटक के क्षेत्र में 3 युद्ध लड़े गए। इसे ही कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा बात, ठीक है। तो ये 3 युद्ध लड़ा गया है, आपको याद रखना है। 46 से 48, 49 से 54 और 56 से 63। तो इस तीनों युद्ध को याद रखिएगा। अब एक एक करके हम लोग इस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, प्रथम युद्ध जो है, प्रथम युद्ध जो हुआ है आपका 1746 से 1748। याद रखिएगा, इस युद्ध को सेंट टोमे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो सेंट टोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस युद्ध की शुरुआत हुई है, एक अंग्रेजी कैप्टन था, अंग्रेज का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसका नाम था बार्नेट। ठीक है। तो एक अंग्रेज कैप्टन बार्नेट के द्वारा क्या किया गया, फ्रांसीसियों के जहाजों पर कब्जा कर लिया गया। फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है। इसी से इस युद्ध की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसके बाद युद्ध लड़ा जाता है। याद रखिएगा, इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था और इस फ्रांस के साथ जिसने युद्ध किया है वो है अनवरुद्दीन कर्नाटक का, है ना, अनवरुद्दीन। इसके साथ युद्ध हुआ और इसको सपोर्ट किसका था, अंग्रेजों का, अंग्रेजों के समर्थन से। तो याद रखिएगा, अनवरुद्दीन और फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस विजय रहा। याद रखिएगा, फ्रांस विजय रहा। और फ्रांस का विजय का कारण था क्योंकि फ्रांस के पास एक इम्पॉर्टेंट गवर्नर था, डुप्ले, बहुत बेहतर गवर्नर था। फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, डुप्ले। तो याद रखिएगा, डुप्ले के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया और यह प्रथम युद्ध था जहां कोई विदेशी सेना क्या हुई, विजयी रही। भारत में कोई विदेशी सेना का
भारत में कोई विदेशी शक्तियों को जीतने का यह प्रथम युद्ध था। तो युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? एक फ्रांस की तरफ और दूसरा अनवरुद्दीन। फ्रांस की तरफ से कौन था? डुप्ले था। अंग्रेज अनवरुद्दीन को समर्थन कर रहे थे। अनवरुद्दीन ये कर्नाटक का शासक था, ठीक है, कर्नाटक का क्या था? शासक था। तो इस तरीके से क्या हुआ, यह फ्रांस के प्रथम युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत हुई डुप्ले के नेतृत्व में। और फाइनली यह जो युद्ध है एक्स ला शापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ, याद रखिएगा, एक्स ला शापेल की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। एक्स ला शापेल की संधि 1748 में। तो आपको प्रथम युद्ध में ना इतना थोड़ा सा याद रखना है। क्या मैं बोल रहा हूं? प्रथम युद्ध जिसे सेंट टोमे युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध की शुरुआत बार्नेट नामक कैप्टन जो था, बार्नेट, कैप्टन बार्नेट, इसने क्या किया? फ्रांसीसियों के जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। इससे क्या हुई? युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो एक तरफ कौन था? डुप्ले था। तो दूसरी तरफ कौन था? अनवरुद्दीन था, जो कर्नाटक का शासक था। युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत होती है ना। तो यह प्रथम युद्ध था जिसमें किसी विदेशी शक्तियों की क्या हो रही है? जीत हो रही है। यहाँ पर है ना, अभी के मतलब आधुनिक भारत के काल में, ठीक। उसके बाद फाइनली यह युद्ध एक्स ला शापेल की संधि के साथ क्या होता है? 1748 में समाप्त होता है। तो बस प्रथम युद्ध में आपको इतना ही जानना है। सेकंड युद्ध की अगर बात करें तो सेकंड युद्ध में आता है आपका द्वितीय युद्ध, जिसको मैं क्या बताया? 1749 से लेकर 1754। तो ये था ना आपका, ये था आपका हैदराबाद और कर्नाटक। युद्ध का कारण क्या था? तो युद्ध का कारण था हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर क्या हुआ? संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, यह युद्ध का कारण था। तो हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर क्या हुआ? संघर्ष हुआ। और यही संघर्ष क्या बना? युद्ध का कारण बना। तो कैसे हुआ यहाँ पर? तो हैदराबाद में कौन था? तो यहाँ पर आपका है कौन? एक है आपका नासिर जंग और दूसरा आपका मुजफ्फर जंग। नासिर जंग और दूसरा कौन? मुजफ्फर जंग। इधर आपका कौन है? तो इधर है आपका अनवरुद्दीन और दूसरी तरफ कौन है? यहां पर है आपका चंदा साहिब या चंदा साहब। मतलब ये कि हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग आपस में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे और कर्नाटक में कौन? अनवरुद्दीन और चंदा साहब, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे उत्तराधिकार के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अलग अलग गुट को समर्थन दिया। मतलब इस नासिर जंग और अनवरुद्दीन को अंग्रेजों ने समर्थन दिया और इनको फ्रांसीसियों ने समर्थन दिया, याद रखिएगा। इसके बाद युद्ध होता है कौन सा? अंबुर की लड़ाई होती है। अंबुर की लड़ाई, याद रखिएगा, अंबुर की लड़ाई, जिसमें डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत होती है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की क्या होती है? जीत होती है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं क्या बोला? जो सेकंड कर्नाटक युद्ध था, इसका जो कारण था वह क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष। हैदराबाद में दो लोग संघर्ष कर रहे थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। इसी प्रकार कर्नाटक में भी दो लोग संघर्ष कर रहे थे, चंदा साहब और अनवरुद्दीन। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने क्या किया? इन दोनों गुटों को अलग अलग समर्थन दे दिया। अनवरुद्दीन और नासिर जंग का समर्थन अंग्रेजों ने किया, फ्रांसीसियों ने किसका किसका किया? मुजफ्फर जंग है ना, जंग आप ऐड कर लीजिएगा, मैं बस मुजफ्फर लिखा हूँ। मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को फ्रांसीसियों ने समर्थन दिया। अंबुर की लड़ाई हुई 1749 में और इस युद्ध में क्या हुआ? डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हुई। मतलब ये लोग मारे गए,
नासिर जंग और अनवरुद्दीन मारे गए, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी खुशी में इसकी जीत हुई डुप्लियो की, मतलब ये शासक बन गया और दूसरी तरफ ये शासक बन गया, और ये दोनों क्या हो गए, हार गए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो मुजफ्फर जंग है, मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को पांडिचेरी और साथ में आपका मसूलीपट्टनम का क्षेत्र दिया, उपहार में दिया ना, कि तुम्हारे वजह से, तुम्हारी सहायता से हम लोगों ने क्या किया, युद्ध जीता है। तो क्या क्या मैं क्या बताया यहाँ पास, उधर जो थे नासिर जंग और साथ में कौन, कर्नाटक का अनवरुद्दीन, या दोनों मारे गए, ठीक है, युद्ध में। और जीत कौन गए, इधर से मुजफ्फर जंग जीता और साथ में कौन जीता, चंदा साहब। और किसकी सहायता से, डुप्ले की सहायता से। तो डुप्ले को क्या किया, मुजफ्फर जंग ने पांडिचेरी और मसूलीपट्टनम का क्षेत्र दिया उपहार में। इसके बाद आता है क्लाइव। कौन आता है, क्लाइव। ये क्लर्क के रूप में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्लर्क के रूप में। तो क्लाइव आता है और क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होती है। ये चुनौती देता है, अंग्रेजों की स्थिति क्या होती है, मजबूत होती है। तो याद रखिएगा, क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की स्थिति क्या होती है, मजबूत होती है। और इस मजबूत होने के बाद अंततः क्या होता है, मजबूत होती है। उसके बाद 1749 से 1754 तक मैं बोला, और 1755 में होता है पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि के साथ यह युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है। तो समझे आप लोग, पहला युद्ध हुआ है ना, जिसे सेंट टोमे का युद्ध कहा गया है ना, बार्नेट ने जिसकी शुरुआत की। उसमें संधि कौन सा हुआ, एक्स-ला-शापेल की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। सेकंड जो युद्ध हुआ, अंबुर की लड़ाई हुई, और यह युद्ध फाइनली किसके साथ समाप्त हुआ, पांडिचेरी संधि के साथ समाप्त हुआ। और इस संधि के तहत ना अंग्रेजों के दबाव में, किसके दबाव में, अंग्रेजों के दबाव में फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने डुप्ले को वापस बुला लिया। किसको वापस बुला लिया, डुप्ले को। तो ना ये डुप्ले को जो वापस बुलाया जाता है, किस संधि के तहत, इस पांडिचेरी संधि के तहत। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिखवा नहीं रही इसको, बोल रहा हूँ क्या, पांडिचेरी की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। और इसी संधि के तहत अंग्रेजों के दबाव में फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने डुप्ले को क्या कर लिया, वापस बुला लिया। ये बहुत ही ना योग्य गवर्नर था, अब इसको वापस बुला लिया गया। सेकेंड युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए अब थर्ड युद्ध होता है क्या, 1756 से 1763। इस युद्ध का कारण क्या था, तो इस युद्ध का कारण था यूरोप में ऑस्ट्रिया एवं प्रसा, ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के मध्य उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हो रहा था, ठीक है, यूरोप में। और ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहा था फ्रांस, और प्रसा को सपोर्ट कर रहा था कौन, इंग्लैंड। बात समझिएगा, इसी को बोला जाता है, ये जो युद्ध लड़ रहे थे यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य, किसको लेकर, उत्तराधिकार को लेकर युद्ध लड़ा गया। और इसी युद्ध को बोला जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। कौन सा युद्ध बोला जाता है, याद रखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध। तो यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा जा रहा था, उसी सप्तवर्षीय युद्ध का यह विस्तार था। आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, अगर वनडे एग्जाम में पूछे तो तृतीय कर्नाटक युद्ध विस्तार था, तो ऑप्शन में दे देगा आपका सप्तवर्षीय युद्ध। तो आपको याद रखना है सप्तवर्षीय युद्ध किसको बोला जा रहा है, जो यूरोप में किसके किसके मध्य, ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य उत्तराधिकार को लेकर लड़ा जा रहा है। और इस युद्ध में क्या किया गया, यूरोप में एक को सपोर्ट कर रहा है फ्रांस ऑस्ट्रिया को, दूसरे को सपोर्ट कर रहा है क्या, इंग्लैंड। तो इसी युद्ध का क्या था, ये सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था, भारत का युद्ध इसी का विस्तार था, सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। तो वहाँ सपोर्ट कर रहे थे, और यह युद्ध यहाँ भी लड़ा गया, भारत में भी लड़ा गया, ठीक है।
युद्ध तो यहाँ चल रहा है लेकिन उसका विस्तार यहाँ हुआ, क्योंकि भारत में भी है, अंग्रेज भी है, फ्रांसीसी है, तो इन दोनों के मध्य फिर से युद्ध स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, इस युद्ध में याद रखिएगा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई होती है जिसको बोला जाता है 1763, है ना, 60 में, 1760 में वांडीवास की लड़ाई होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, वांडीवास की लड़ाई। और इस युद्ध में ये होता है आपका आयरकूट बनाम लाली, या कई जगह लल्ली लिखा है, ठीक है। तो आयरकूट जो था वो अंग्रेजों का सेनापति था, ठीक है। अंग्रेजी सेनापति कौन था? आयरकूट, मतलब ये अंग्रेज का था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन था? आयरकूट। और फ्रांस की ओर से कौन था? लाली या लल्ली, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, जो थर्ड कर्नाटक युद्ध था, यह थर्ड कर्नाटक युद्ध यूरोप में लड़े गए सप्तवर्षीय युद्ध का क्या था? विस्तार था, ठीक। तो सप्तवर्षीय युद्ध क्या था? तो प्रसा और साथ में ऑस्ट्रिया के मध्य उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया, ठीक है। इस युद्ध के तहत क्या हुआ, इसी का विस्तार था। भारत में यह युद्ध लड़ा गया। भारत में कौन कौन था उस समय? तो डोपले तो वापस चला गया था, तो डोपले की जगह कौन था? लाली था। और इधर कौन था आपका? तो इधर आयरकूट आ गया था, ठीक है। अब क्लाइव भी नहीं है, याद रखिएगा। तो आयरकूट आ गया था और आयरकूट और लाली के मध्य युद्ध हुआ और फाइनली इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार होती है। और यह सबसे महत्वपूर्ण या निर्णायक युद्ध माना जाता है। यह एक निर्णायक युद्ध था, वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसियों की अंतिम रूप से क्या होती है? पराजय होती है, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रांसीसियों की क्या होती है? पराजय होती है। अब इसके बाद ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है, इस युद्ध की समाप्ति होती है कहाँ? पेरिस की संधि के साथ। कहाँ होती है संधि? फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। तो पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होती है। तो ये जो थर्ड कर्नाटक युद्ध था, तीसरा कर्नाटक युद्ध, ये पेरिस की संधि जो कब हुआ है? तो वही ईयर, सेम ईयर आपका, पेरिस की संधि के साथ क्या होती है? समाप्त होती है। अब इसमें प्रावधान क्या था भारत के लिए? प्रावधान था फ्रांसीसियों को लेकर, है ना, प्रावधान फ्रांसीसियों के लिए। तो फ्रांसीसियों के लिए क्या प्रावधान था? तो बोला गया कि भाई ये जो फ्रांसीसी है, ये भारत में केवल व्यापार करेंगे, केवल व्यापार करेंगे, ठीक है जी। भारत में केवल क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। दूसरा, किले की घेराबंदी नहीं करेंगे, किले की घेराबंदी नहीं करेंगे। अपना जो भी ये बनाए हैं फैक्ट्री वगैरह, उसके किले की बोल रहा हूँ, फैक्ट्री की, सॉरी ये किला नहीं, फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री की घेराबंदी नहीं करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है जी, इसकी फैक्ट्री की। और तीसरा बोला गया कि ये क्या नहीं रखेंगे, भारत में सेना नहीं रखेंगे, सेना नहीं रखेंगे। मतलब आप बोल सकते हो कि मैं क्या बताया कि भाई भारत में वर्चस्व को लेकर ना फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में अंततः कौन जीत होता है? इंग्लैंड जीतता है, अंग्रेज जीतते हैं। और यह साबित कर देता है कि अब भारत में कौन शासन करेगा? अंग्रेज शासन करेंगे। शासन करेंगे नहीं मतलब अंग्रेज आगे बढ़ेंगे, शासन करेंगे या नहीं ये तो बाद में भारतीय शक्तियों के पराजित होने के बाद डिसाइड होता है ना कि हाँ भाई अब अंग्रेज शासन करेंगे। मुख्यतः अगर देखा जाए तो बक्सर युद्ध से, है ना, तो पढ़ेंगे आगे, मैं बताऊंगा आगे करके जब ये पराजित हो गए। अब इसके बाद ये ब्रिटेन क्या करेगा? अब ये भारत विजय के क्रम पे निकलेगा। इसको हम लोग ब्रिटिश विजय एक टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत आपको बंगाल को पराजित किया जाएगा, मैसूर को पराजित किया जाएगा, मराठों को पराजित किया जाएगा, अफगानिस्तान, पंजाब, है ना,
इतने को क्या किया जाएगा, पराजित किया जाएगा। फिर आपका सहायक संधि आएगा, हड़प नीति आएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके तहत बहुत सारे राज्य, पूरा भोसले, सतारा, ये सभी चीज़ इसमें शामिल हो जाते हैं। तो धीरे धीरे पूरा ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है, पूरे भारत को विजय किया जाता है। तो ब्रिटिश विजय के तहत उस टॉपिक को हम लोग, इसके बाद वही टॉपिक आएगा। तो फाइनली थर्ड कर्नाटक युद्ध में मैं क्या बोला, थर्ड कर्नाटक युद्ध में वांडीवास के युद्ध के तहत आयरकूट के द्वारा फ्रांसीसी गवर्नर लाली को पराजित किया गया और यह एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के समाप्ति के बाद 1763 में पेरिस की संधि हुई और इस संधि के तहत कुछ शर्तें रखी गई फ्रांसीसियों के लिए। क्या क्या प्रावधान किया गया कि भाई तुमको क्या करना है, केवल व्यापार करना है, फैक्ट्री की घेराबंदी नहीं करनी है और तुमको सेना नहीं रखना है। इसके बाद फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर हो गई और वह केवल और केवल व्यापार पर ध्यान देने लगे। ठीक है जी। अब देखो, ये जो आपका कर्नाटक युद्ध है ना, इस कर्नाटक युद्ध में ना कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट के अलावा मेंस में भी कर्नाटक युद्ध पूछेगा तो आप लिख दोगे, लेकिन कई बार क्या होता है, इस कर्नाटक युद्ध में दो बातें और शामिल होती हैं। अगर कर्नाटक युद्ध का मैं एक सिंपल सा ये बनाऊं, क्या ऐसे में अगर इसका एक हेडिंग के रूप में इसको पढ़े तो कर्नाटक युद्ध क्या है, युद्ध, उसके बाद इसका परिणाम और साथ में क्या, फ्रांसीसियों के हार के कारण। ऐसा टाइप सा। तो क्या है, तो मैं क्या बोला, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य भारत में राजनीतिक वर्चस्व को लेकर 3 युद्ध लड़े गए कर्नाटक के क्षेत्र में। इसी को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तीनों युद्ध की हम लोगों ने चर्चा की। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं परिणाम की। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो बोला जा रहा है परिणाम में देखो, तो सब कुछ तो मैं नहीं लिखूंगा, है ना, पूरा सेंटेंस हम नहीं लिख सकते, बहुत टाइम हो जाएगा। तो आप लोग ना लिखिएगा, मैं बोल बस दूंगा कुछ बातों को लेकर, ठीक है। बोला जा रहा है कि क्या, फ्रांसीसियों के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी को अंग्रेज हराने में सफल हुए, है ना। तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी था अभी भारत में, वो कौन था, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कौन थे, बोला जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण विरोधी थे इनके। तो महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी को हराने में सफल क्या हुए, हराने में सफल हुए। तो फ्रांसीसी के रूप में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी को हराने में क्या हुए, सफल हुए। अंग्रेजों को अनुभव हुआ इस बात का कि भारतीयों में राजनीतिक एकता का अभाव है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है। भारतीयों में राजनीतिक एकता का अभाव है, एकता का क्या है, अभाव है। मतलब आप देख रहे हो, एक तरफ कौन खड़ा हो जा रहा है, अनवरुद्दीन खड़ा हो जा रहा है, तो दूसरी तरफ चंदा साहब आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ मुजफ्फर जंग खड़ा हो जा रहा है, दूसरी तरफ नासिर जंग खड़ा हो जा रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। उधर से राजुद्दौला सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं। अंग्रेज समर्थन दे दे रहे हैं, इधर से फ्रांसीसी समर्थन कर दे रहा है, इधर से अंग्रेज, और आपस में लोग लड़ रहे हैं। मतलब राजनीतिक एकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कर्नाटक युद्ध से ना अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई कि भाई इनमें राजनीतिक एकता का क्या है, अभाव है, और हम इसका पूर्णतः लाभ उठा सकते हैं भारत विजय के क्रम में। तीसरा चीज इनको क्या अनुभव हुआ, एक और अनुभव हुआ कि इनमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, इनके में ना अभी कोई सेंस नहीं है कि हम सब भारतवासी हैं, एक ही क्षेत्र के निवासी हैं करके। और ये ब्रिटिश जो है या फ्रांसीसी या जो पुर्तगाली है, ये क्या है, बाहर के लोग हैं। हमको आपस में मिलकर रहना है, भारतवासियों को इनको मिलकर डट कर इनका सामना करना है, ऐसा कुछ ना। राष्ट्र की भावना अभी उदय नहीं हुई थी, ये आगे चलकर होती है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, बाहर से लोग पढ़ कर आते हैं, कुछ हमारे जो राजनीतिक चिंतक हैं हम लोग, और फिर धीरे धीरे भारत में क्या होता है, राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। तो ये बाद में होता है 1850 के
लमसम, जब फिर जाकर धीरे धीरे राजनीतिक संगठनों का गठन होता है और आगे चलकर फिर कांग्रेस के रूप में एक पार्टी स्टैब्लिश होती है और दूसरी तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां भी भारत में स्टार्ट होती है। तो ये दोनों कब होगा? जब राष्ट्रीय चेतना का उदय हो जाएगा। अभी नहीं है, अभी राष्ट्रीय चेतना का क्या है? अभाव है। तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, इस बात की भी इनको जानकारी होती है और ये इस बात से इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। क्या कंक्लूजन निकालते हैं? कि भाई यदि भारतीयों को प्रशिक्षित करके सेना के रूप में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, सेना के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है और इनकी सहायता से ही भारत को जीता जा सकता है। मतलब भाई अगर आप में राष्ट्रीय चेतना ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्र की अवधारणा क्या होती है, तब आपको जो पैसा देगा आप उसके पास चले जाओगे। तो ये लोग वही सोचते हैं कि भाई भारत के लोगों को क्या किया जाए? अच्छे से प्रशिक्षित कर दिया जाए सेना के रूप में और उनको कुछ पैसा दे दिया जाए सैलरी के रूप में और उन्हीं को सेना के रूप में इस्तेमाल करके भारतीय शासकों से युद्ध लड़ा जाए और भारत को विजय किया जाए। ठीक है, तो ये परिणाम था, थोड़ा सा याद रखिएगा। मेंस में ये पूछेगा ना, वनडे एग्जाम में कभी ये सब नहीं पूछता। मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। फ्रांसीसियों के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी को हराने में अंग्रेज सफल हो गए। उनको इस बात का अनुभव हुआ कि भारतीयों में राजनीतिक एकता का अभाव है और इसका लाभ उठाया जा सकता है। साथ में भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, इस बात का भी उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने यह सोचा कि यदि भारतीयों को प्रशिक्षित करके सेना के रूप में प्रयोग किया जाए तो इनकी सहायता से संपूर्ण भारत को जीता जा सकता है। और इसके बाद इन्होंने भारतीयों को क्या किया? सेना में भर्ती करना प्रारंभ किया। अब आता है आपका ये वाला पॉइंट कि भाई फ्रांसीसियों के हार के कारण क्या थे? फ्रांसीसियों के हार के क्या कारण थे? अब इसकी बात हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, क्या कारण थे भाई फ्रांसीसियों के हार के। चलो, तो बोला जा रहा है हार के कारण, है ना। तो पहला तो बोला जा रहा है, देखो जो फ्रांसीसी कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी यह एक राजकीय कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? राजकीय कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी नहीं थी, ये सरकार की कंपनी थी, है ना। तो राजकीय कंपनी थी इसलिए इसको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए क्या होता था? निर्णय लेने में देरी होती थी, निर्णय लेने में देरी होती थी। ठीक है जी, क्या करना है क्या नहीं करना इंतजार करते रहते थे, कब फ्रांस का ऑर्डर आएगा और कब हम स्टेप लेंगे। ठीक है, होता है, आज भी देख लो आप, सरकारी कंपनी में यही होता है। मतलब दक्षता जो होता है उसका अभाव होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कंपेयर करें हम लोग किससे, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उससे, तो यही काम यहाँ भी दिख रहा है कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो क्या थी? सरकारी कंपनी थी, राजकीय संरक्षण में सरकारी कंपनी। तो दूसरी तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी। बात क्लियर। दूसरा बोला जा रहा है फ्रांसीसी कंपनियों को धन का अभाव था। जो फ्रांसीसी कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी, है ना, उनके पास धन का अभाव था। अब धन का अभाव था इन द सेंस क्या? धन का अभाव के कारण ये युद्ध का भार वहन करने में तुलनात्मक रूप से सक्षम नहीं थे अंग्रेजों की तुलना में। युद्ध का भार वहन करने में, मतलब राजकीय कंपनी थी, इनको जो पैसा दिया जा रहा था वो कंपनी के संचालन के लिए दिया जाता था, ना कि युद्ध लड़ने के लिए। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, तो वो अपने समझ रही थी कि हमको विस्तार करना है तो पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कभी पैसे की कमी ही नहीं होने दी। यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लोग भी यहाँ शासन कर रहे थे, है ना, तो पैसा का कमी कभी नहीं होने दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन दूसरी तरफ क्या, फ्रांसीसी कंपनियों को हमेशा धन की कमी का सामना करना पड़ा, जिससे क्या हुआ? युद्ध लड़ने में बाधा उत्पन्न हुई, युद्ध का भार वहन करने में उनको दिक्कत होने लगा। किसकी तुलना में? अंग्रेजों की तुलना में या ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में। तीसरा बोला जा रहा है ये जो कंपनी के अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी
तो कौन से अधिकारी? फ्रांसीसी कंपनी के। फ्रांसीसी कंपनी के जो अधिकारी थे, इनकी दूरदर्शिता, इनकी क्या? दूरदर्शिता, मतलब इन्होंने ना दबाव में डुप्ले को वापस बुला लिया। बोला जाता है कि डुप्ले का वापस जाना एक बहुत बड़ा कारण था इनके हार का। वो बहुत ही योग्य था, अगर वो वापस नहीं गया रहता तो शायद स्थिति दूसरी होती। ठीक है, लेकिन शायद की बात है, हो चुका है घटना। तो क्या? इनकी दूरदर्शिता, इनको डुप्ले जैसे योग्य व्यक्ति को दबाव में क्या कर लिया? पांडिचेरी संधि के तहत वापस बुला लिया फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों ने। ये नहीं सोचा कि नहीं उसको रहने दे, बेटर है, योग्य है, संभालेगा करके। चौथा बोला जाता है सैन्य क्षमता। अंग्रेजों की सैन्य क्षमता फ्रांसीसियों से बेहतर थी। अंग्रेजों की सैन्य क्षमता क्या बोला जा रहा है? बेहतर थी। किससे बेहतर थी? फ्रांसीसियों से बेहतर थी। तो ये आपका फाइनली कारण हुआ क्या? किसका? फ्रांसीसियों के हार का कारण। 4 कारण याद रखिएगा। कभी भी आपका मेंस में 2 नंबर 4 नंबर में सीजीपीएससी मेंस या अदर स्टेट के मेंस में कभी भी पूछ सकता है कि परिणाम क्या हुआ। ये था, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ? फाइनली कर्नाटक युद्ध हुआ। अब कर्नाटक युद्ध कंप्लीट होता है जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? भारत विजय के क्रम में निकलेगी। और इस भारत विजय के क्रम में जो प्रमुख शक्तियाँ रहेंगी, सबसे पहले आपका बंगाल रहेगा, अवध रहेगा, मुगल रहेंगे, मराठा रहेगा, मैसूर रहेगा, पंजाब रहेगा। इन सभी को क्या किया जाता है? मुख्यतः पराजित किया जाता है। और धीरे धीरे ये करके फाइनली जीतने के बाद और साथ साथ में अपने प्रशासनिक नीतियाँ भी बनाते रहते हैं। तो ये सभी टॉपिक अपने को पढ़ना है। ब्रिटिश विजय पहले पढ़ना है, ब्रिटिश विजय के तहत सभी युद्ध को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अंग्रेजों की नीतियाँ पढ़ेंगे। नीतियाँ में मुख्यतः भू राजस्व नीति या आर्थिक नीति के अंतर्गत भू राजस्व नीति, कृषि, उद्योग, उसके बाद प्रशासन, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीतियाँ पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? संवैधानिक विकास, उसकी बात करेंगे। एक्ट वगैरह की कुछ एक्ट पढ़ेंगे। 1861 तक का एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, 1861 तक जाएंगे। 1891 का हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे, कांग्रेस की स्थापना के बाद का। और उसके बाद फिर थोड़ा सा गवर्नर जनरल का कार्यकाल पढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग राष्ट्रवाद का उदय करके कांग्रेस की स्थापना से आगे बढ़ेंगे। लंबा चौड़ा बचा है अभी। चलिए, समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। ऐसे हम लोग ना टॉपिक वाइज क्लास बाय क्लास में पूरे अभी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। चलिए, फिलहाल बाय बाय, मिलते हैं हम लोग फिर से।